भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, वैचारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक, लेकिन हर चुनौती का उत्तर है स्पष्ट सोच और एकता। यही लेकर आ रहा है जयपुर डायलॉग्स 2025, 7, 8, 9 नवंबर को जयपुर में। यह है वह मंच जहां भारत के योद्धा और विचारक मिलकर रणनीति गढ़ेंगे। आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। आज ही रजिस्टर करें और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमारे क्राउड फंड में सहयोग दें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुपम मिश्रा जी और उनसे हम बात करेंगे देश के ज्वलंत मसलों के ऊपर। साथ में आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल और घूमता आईना दोनों को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आप सभी से यह भी अनुरोध है कि हमारे राष्ट्रवादियों के महाकुंभ दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 जो कि 7, 8 और 9 नवंबर को है, उसके लिए हमें स्पॉन्सर्स की भी आवश्यकता है। तो जो मेजर टाइटल स्पॉन्सर्स और को स्पॉन्सर्स इत्यादि हैं, उसमें यदि आप रुचि रखते हैं तो अवश्य आप संपर्क करें। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अनुपम जी, जेन जी तो भारत में भी आ गई और मैंने सुना है जेन जी के दो, एक तो लेह में दिखाई पड़ा और एक मैंने सुना आई लव मोहम्मद के बड़े सारे प्रोसेशंस चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, जो अचानक रुक गए हैं। थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, अगर आई लव मोहम्मद वाली बात कही जाए तो मैं पहले दिन से अपने चैनल पे ये बात कह रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रेटेजिकली नवरात्र के पास शुरू किया गया। आप देखें, और कानपुर पुलिस इस बात को कई बार बता चुकी है कि पोस्टर लगाने पर किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। जो एफआईआर हुई वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुई हैं कि वो जो वहाँ हिंदुओं ने पोस्टर्स लगाए थे उनको फाड़ा गया। दूसरी बात, जब आप एक पोस्टर लगाते हो, बैनर लगाते हो और उस पर लिखते हो आई लव मोहम्मद, तो बिल्कुल करें साहब, मोहब्बत करें, सब करें, जानिसार करें। लेकिन जब आप उसके नीचे जंग का ऐलान करते हो तो फिर आपका इरादा संदिग्ध हो जाता है। अब जैसे परसों यहाँ पर प्रयागराज में संगम क्षेत्र में ये पोस्टर्स लगाए गए। संगम क्षेत्र से इनका क्या लेना देना, लेकिन लगाए गए और जबरदस्त लगाए गए। खैर, पुलिस ने वहां पे कंट्रोल किया। फिर एक पाकिस्तानी मौलवी जब से आए हैं तो खैर उनको आईएसआई ने मार डाला, लेकिन उनसे एक लब्बैक शब्द भी ले आए हैं। तो सारे जितने जुलूस निकल रहे हैं उसमें लब्बैक और सरतन से जुदा और ये सब शुरू कर दिया है। और आपने देखा है कि बात अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं रह गई है, महाराष्ट्र पहुंच गई है, मुंबई पहुंच गई है, नागपुर पहुंच गई है, और कल आपने देखे गरबा पे पत्थरबाजी देखी गांधीनगर में। तो ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये सब शुरू हुआ कैंपेन, भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई चार्ली हेब्दो ने कुछ छाप दिया हो, ऐसा नहीं हुआ कि किसी नूपुर शर्मा ने कुछ कह दिया हो। एकदम हवा में ये कैंपेन जो पैदा हुआ, और वो दो कारणों से हुआ। पहला तो ये कि वो जो वक्फ पे जो डिसीजन आ रहे थे वो उसको लेके बहुत निराशा थी। और उसी दौरान आपको याद होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक घोषणा की थी, जब उनको वक्फ से अपने मनचाहे आदेश नहीं मिले थे सुप्रीम कोर्ट से, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि अब जो जुमे की जो नमाज होगी उसके बाद जो खुतबा होगा, जो इमाम पढ़ते हैं खुतबा, तो उसमें बाकायदा लोगों से आह्वान किया जाएगा सड़कों पर उतरने के लिए। तो जिस दिन ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो पहला जुमा इसको कहा, उसी दिन पहला पोस्टर छपा। तो आप देखें, उन्होंने तो बाकायदा बताया था, एक ऑफिशियल रिलीज जारी की थी उन्होंने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और उन्होंने कहा था कि साहब अब सुप्रीम कोर्ट से हमको तो रिलीफ मिल नहीं रही है, अब हम सड़क पे उतरेंगे और इसके लिए मस्जिदों से ऐलान किया जाएगा, मस्जिदों से मुसलमानों को हुक्म जाएगा। और उसके बाद देखिए सब तमाशे शुरू हो गए। और दूसरा ये कि साहब उन्हें मालूम था कि हिंदुओं का फेस्टिवल सीजन आ गया है, अब ये नवरात्र है, दशहरा है, दिवाली है, लाइन से 2-3 महीने ये कि बड़ा फेस्टिव सीजन रहेगा। और ये वो एक सीजन रहता है कि सब जो पत्थरबाजी के लिए सबसे मुफीद रहता है। और मतलब
ये शुरुआत तो हो गई थी, आपने देखा था गणेश विसर्जन से ही, और अब इसको कंटिन्यू किया जा रहा है। तो जहाँ तक आई लव मोहम्मद कैंपेन का सवाल है, वो उसका तो जो एक तरह से पहले से अनाउंसमेंट हो गया था कि सड़क पे उतरा जाएगा, ये उसी का सोची कंटिन्यूएशन है। समझी साजिश है ये। हाँ, नहीं, साजिश साजिश क्या साहब, ये तो खुलेआम डिक्लेरेशन है। साजिश साजिश तो खुल के होती है, उन्होंने तो खुलेआम डिक्लेयर किया। अच्छा, दूसरे, अब जहां तक लेह की जंजी की बात हो रही है, तो मैंने 1 अक्टूबर या 10 अक्टूबर 2024 को अपने चैनल घूमता आईना में एक शो किया था, और उसका नाम ही था कि मैं इसी उस पे, बल्कि मैंने ट्विटर पे अक्टूबर तो है, अभी आई नहीं। 2024 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2024। हाँ, तो 2024 में मैंने शो किया था, और मैं देखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट देख के बताता हूँ। तो उसपे मैंने उसकी हेडिंग में ही दिया था कि साहब, ये जो फुनसुक बांगड़ू हैं, ये तो ये क्या करने वाले हैं, और ये एक तमाशा करने वाले हैं। कल भी रात को मैंने इस पे शो किया कि साहब, एक और केजरीवाल पैदा हो गया। केजरीवाल पंजाब में आग लगा रहा है, ये लद्दाख में लगा रहा है। पहले दिन से इस वाकचूक की पूरी आप पूरी हिस्ट्री देख लें, आप मतलब पाकिस्तान भी जा रहे हैं, यूनुस परवेज से भी गले मिल रहे हैं, लेकिन इनका असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब 2018 में दी हुई इनकी जमीन का पट्टा कैंसिल किया गया, जिसपे बता रहे हैं कि ड्यूज अब 37 करोड़ तक बढ़ गए हैं। तो जैसे ही इनका पट्टा कैंसिल हुआ, वैसे ही साहब इन्होंने कहा, अच्छा देखिए, इनके भी तो अपने आप को ये पर्यावरणविद कहते हैं, ये मतलब हिंदुस्तान के ग्रेटा थनबर्ग हैं ये। और आप दो चीजें समझ लें, अगर ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन हो जाए तब तो बड़ा डेडली हो जाता है। एक तो ये जितने ये पर्यावरणविद घूम रहे हैं, सब अपने आप में बड़े फिक्टिश, मतलब जैसे कहना चाहिए बहुत सस्पिशियस है मामला। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो खुल के कह रहे हैं कि ये बंदे कुछ साल पहले तक बताते थे कि धरती ठंडी हो रही है, अब कह रहे हैं धरती गर्म हो रही है। इससे बड़ा फ्रॉड तो दुनिया में हुआ ही नहीं, वो तो खुलेआम कह रहा है और यूनाइटेड नेशंस में कह रहा है। दूसरी बात, अगर इनमें से किसी को मैक्सेसे मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि साजिश कंप्लीट हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है। आप जितने हैं, बाबा आमटे भी मैक्सेसे अवार्ड विनर थे, और वो भी यही काम करते थे। अच्छा, बाबा आमटे हो गए, मेघा पाटकर हो गई, मतलब इन सब ने काम क्या किए? इन सब ने काम ये किए कि साहब, भारत में किसी भी प्रकार की एक औद्योगिक प्रगति ना हो पाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रोकने के लिए एनवायरमेंटल इश्यूज का प्रयोग, जो किसी जमाने में जयराम रमेश भी करते थे, ये यूपीए गवर्नमेंट में, अगर आपको याद हो। तो ये और एकदम बड़े खुलेआम नजर आता है कि साहब, चाइना के साथ हमारी एक इंडस्ट्रियल एक पैरिटी ना बनने पाए, और एक हम उनके सामने खड़े ना होने पाए। नॉर्थ ईस्ट से लेके तमिलनाडु तक ऐसे प्रोजेक्ट्स की मतलब लंबी सूची है जो इन सब प्रोटेस्ट के चलते रोक दिए गए। बल्कि मेगा पाटकर वगैरह का अगर इनका बस चला होता तो गुजरात को तो इन्होंने प्यासा मार दिया होता। तो नरेंद्र मोदी जैसे आदमी थे जो किसी तरह उनसे जूझ जांच के उन्होंने अपनी परियोजनाएं कंप्लीट कर ली। दूसरी बात, जब उसमें मैग्सेसे अवार्ड का भी तड़का लग जाए, जो अरविंद केजरीवाल और बाबा आमटे और रवीश कुमार और ये क्या नाम है, मदर टेरेसा, तो ये सब भी, इसका भी तड़का लग गया, तो आप समझ लीजिए मामला बहुत ही गड़बड़ा गया है। और उसके बाद अगर आपका इंटरव्यू लेने योगेंद्र यादव जैसे लोग, और ये क्या नाम है इनका, अरुंधति सुजान रॉय जैसे लोग पहुंच जाएं, तो आप समझ लीजिए कि पूरा इकोसिस्टम एक हो चुका है। ये बंदा पहले इकोलॉजी, मतलब ये बात का एनवायरनमेंट की बात करता था, लद्दाख बचाने की बात करता था। इस आदमी ने जब वो आइस स्टूपर्स बनाए, तो सबसे पहले उसका विरोध वहां के लोकल गांव वालों ने किया कि साहब, इट इज नॉट वर्किंग, और ये इससे बिल्कुल हमारी खेती नहीं हो पाएगी। उसके बाद जैसे ही आप देखें कि ये 370 खत्म हुआ, तो बेसिकली उसे उसका कहना है कि 370 जो कश्मीर पूरे में खत्म हो गया, उसको तुम लद्दाख के लिए जारी कर दो, उसको 6 शेड्यूल में ले आओ, उसको वो दे दो। अच्छा, एक चीज और मुझे कहना है कि सब हम लगातार, मैंने ये कहा है, आपके चैनल पर भी कहा है, जितनी बार ये बात मैं कहता हूं कि साहब, कश्मीर में चुनाव कराना एकदम गलत कदम था। कश्मीर में चुनाव आज नहीं, ता कयामत नहीं होना चाहिए। कयामत के दिन तक आपको इसको केंद्र के डायरेक्ट कंट्रोल में फौज के हवाले करके रखना चाहिए। वैसे भी हमारे संविधान में
जो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की जो एक अवधारणा है वो किस लिए है, किस लिए है? इसलिए थोड़ी ना है कि आप किसी को यूनियन टेरिटरी बनाओ और उसको साथ में एक विधानसभा भी दे दो, और जहां जहां आपने विधानसभा दी है सब गलत है। आपने पौंडीचेरी में दी है, आपने दिल्ली में दी है, आपने कश्मीर में दी है। अच्छा, आप जब इनको देंगे तो बाकी लोग भी विधानसभा मांगेंगे। सबसे पहले तो इनको दिल्ली से ही काम शुरू करना चाहिए। दिल्ली की विधानसभा का वाला ड्रामा बंद करें, उसको प्रॉपर यूनियन टेरिटरी बनाएं। कश्मीर को कयामत के दिन तक के लिए उसको राष्ट्रपति शासन के अधीन करें और सब जगह इस खेल को खत्म करें। अब इसने इसे कैसा असेंबली बन जाए हमारी और हम यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाएं, फिर 6 शेड्यूल की बात करने लगा, फिर पाकिस्तान जाए। अब देखिए, जब इसकी जमीन कैंसिल हुई तो पूरा पाकिस्तान उबल पड़ा, हजारों ट्वीट पाकिस्तान से आएगी, साहब इनके साथ बहुत गलत हो रहा है, इनकी जमीन कैंसिल कर दिया गया साहब। हाँ, अब आप देखें, मतलब पाकिस्तान, तुम अभी होके आए हो फरवरी मार्च में, मोहम्मद यूनुस के साथ गलबहियां डाले तुम नजर आते हो, और बंदा खुलेआम वीडियोस पे कह रहा है कि कश्मीर में प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। बंदा खुलेआम, इसका एक पुराना वीडियो अभी सरफेस हुआ और आज मैंने देखा ट्विटर पे, जिसपे ये कह रहा है कि जब प्रोटेस्ट करो तो भाई मुंह ढक के आओ, मुंह ढक के आओ, चेहरा ढक के आओ, जिसमें बाद में तुम्हारी पहचान ना हो। कांग्रेसी काउंसिलर्स तुम्हारे साथ खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ये पहचान तो सबने बहुत पहले लिया था, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं बहुत ऑनेस्टली बिलीव करता हूँ कि साहब अमित शाह एक बड़े जबरदस्त गृह मंत्री हैं। मतलब जिस सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने ये नक्सलवाद को खत्म किया है, वो बहुत कुछ कहता है। लेकिन उसके बाद भी आप लद्दाख कितना हमारे लिए, आप सोचिए, सेंसिटिव एरिया है। आप देखिए, हमने जो अपनी जमीन खोई 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, वो लद्दाख का ही हिस्सा था। मतलब अक्साई चेन वॉज अ पार्ट ऑफ लद्दाख। हमारी मतलब जो गलवान वैली ले लीजिए आप, जितने प्रॉब्लम्स हैं सब लद्दाख से जुड़े हुए हैं, तिब्बत से जुड़े हुए हैं। तो इतने सेंसिटिव एरिया में इतने भयानक भस्मासुर को पनपने दिया गया, ये थोड़ा सा मुझको अजीब लगता है संजय सर। ये आपका जो ये आपने बताया बहुत सही बात है, क्योंकि 25 साल से लद्दाख बुद्धिस्ट काउंसिल और जो दूसरे वहाँ के एक्टिविस्ट ग्रुप थे, वो 25 साल से कैंपेन कर रहे थे कि हमको यूटी दिलवाई जाए, हमको कश्मीर से अलग किया जाए, यूटी दिलवाई जाए। और जब यूटी दे दी गई तो उसके बाद साहब हमको स्टेट चाहिए, 6 शेड्यूल चाहिए। नहीं जबकि नहीं, ये देखिए भाई साहब इसमें जो आप थे, ये भाई साहब कांग्रेस वाले, इनमें एक भी शामिल नहीं थे कभी भी। नहीं, लेकिन इसमें हम उन्हें कैसे दोष दें? अगर हम 8 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे और 8 में से 3 को या 4 को हम असेंबली दे देंगे तो बाकी 4-5 भी मांगेंगे ही मांगेंगे ना। यूनियन टेरिटरीज की जो अवधारणा बनी थी उसमें कहीं ये नहीं था कि आप उसमें राज्य बना देंगे, उसको सेमी स्टेट बना देंगे, उसमें आप चुनाव करवा देंगे। बंद कीजिए ये तमाशा, खत्म कीजिए ये तमाशा। और सुप्रीम कोर्ट भी कहे तो एक लाइन में बता दीजिए कि दिस इज गोइंग टू बी अ यूनियन टेरिटरी विद नो इलेक्शंस। दूर दूर तक इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब इतना ही अगर हमारी सॉफ्ट स्टेट पे इतना ही हार्ड हो सकती तो फिर बात ही क्या थी। सॉफ्ट स्टेट तो नहीं है साहब। देखिए मेरी बात सुने, ये बात कभी कभी इतना बड़ा पैराडॉक्स है जो मुझको बहुत चकित करता है। मैं आपको बताऊं, मुझे कारगिल वॉर याद है। कारगिल वॉर में अटल बिहारी सरकार को कई बार कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स को आप बॉर्डर क्रॉस करने का आदेश दें, हमारे बहुत जवानों की जान बच जाएगी। पर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि साहब जब से हम स्कूल में थे तब से हम सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया, अगर हम बॉर्डर क्रॉस कर देंगे तो एटम बम फोड़ देगा वो। मोदी ने उनके ब्लफ को एक बार नहीं 3 बार कॉल किया, सर्जिकल स्ट्राइक में किया, बालाकोट में किया, ऑपरेशन सिंदूर में किया। तो हिम्मत तो बहुत दिखाई उन्होंने, चाइना में गलवान वैली में दिखाई, और यहाँ पे दिखाई, हर जगह दिखाई उन्होंने, हिम्मत दिखाई चाइना के कई साथ। बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात की कि जो हिम्मत जो है वो मोदी इंटरनेशनल एरिना में अमेरिका के साथ, दूसरे यूरोप के साथ और पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ के साथ, चाइना के साथ, वो जो दिखाते हैं उसका एक बहुत छोटा सा अंश जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी में नहीं दिखा पाते। हाँ, मतलब ये एकदम जैसे एक स्प्लिट पर्सनालिटी मतलब जैसा ऐसा लगता है। पैराडॉक्स है। अब आप ये देखिए
मैंने आज भी कोई बोल रहा पैराडॉक्स था ही कहा इसको कि हाँ, मतलब आप आज कोई इतना कश्मीर का ही सॉफ्ट कोई बोल स्टेट रहा कहीं था। से नहीं है, विदेशों में हम सॉफ्ट स्टेट बिल्कुल नहीं रहेंगे। पूरी दुनिया, द एंटायर वर्ल्ड हैज नोटिस कि साहब इंडिया इज नो मोर द सॉफ्ट स्टेट, दे कैन नॉट बी पुश्ड अराउंड एनी मोर। अब उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, अब वो हर बात का तुर्की बा तुर्की जवाब देने पर आमादा है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू थिंग्स विद इन द कंट्री, तो एकदम स्प्लिट पर्सनालिटी नजर आने लगती है, एकदम अलग माहौल नजर आने लगता है। मजे की बात आपको इसी में बताऊं आपको कि आज एक कश्मीरी, एक नेशनलिस्ट कश्मीरी है, नाम सुना होगा आपने, हमारे मेरे चैनल पे भी आया 2-4 बार, राजा मुनीब, और वो एग्जैक्टली वही बात कह रहा है जो कल मैंने कही थी। कल मैंने ये कोट किया, अमित मालवीय ने बड़ी निंदा की इसकी, फुनसुक वांगडू और सोनम वांगचुक की। तो मैंने कहा कि भाई वो पीएसए यहाँ क्यों नहीं लग रहा, क्या केवल वो जेएनके के लिए? आज राजा मुनीब ने लिखा कि इसका 10वां हिस्सा भी किसी ने किया होता जम्मू कश्मीर में तो वो पीएसए में अंदर होता, और ये अभी तक बाहर घूम रहा है। न केवल ये बाहर घूम रहा है, जिन लोगों के कांग्रेस के काउंसलर्स के सीधे सीधे वीडियोस और आपके फोटोग्राफ्स आ गए हैं हिंसा उकसाते हुए, वो भी बाहर घूम रहे हैं। इससे भी बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात, मैं एक दोपहर का अखबार निकालता हूं, अभी मैं देख रहा था, उसमें इन लोगों ने निकाला है, उसमें हेडिंग थी कि भारत सरकार ने लेह में हुई हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को दोषी ठहरा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उसको दोषी ठहरा रही। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, हो सकता है कि जब तक आपका ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हो सकता है तब तक वांगचुक की गिरफ्तारी हो भी जाए। आपके पास कोई समाचार है क्या? नहीं, गवर्नमेंट का सीधे सीधे ये कहना कि ही इज रिस्पॉन्सिबल, मुझे लगता है कि शायद जब तक आप रात को इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करें, हालांकि इन लोग की गिरफ्तारी का क्या ही मतलब है। पिछली बार भी तो दिल्ली में डिटेन किया था, वहां से अंदर से बैठा हुआ दुनिया भर की राजनीति कर रहा था, आतिशी मारलेना दौड़ रही थी इनके पास, और ये योगेंद्र सलीम दौड़ रहे थे, योगेंद्र यादव दौड़ रहे थे उनके पास, और दुनिया भर की बातें हो रही थी। और मैं देख रहा हूँ कि जितने इस्टेब्लिश्ड वायर टाइप के पोर्टल्स हैं सब इनके पीछे लगे हुए हैं। और जैसा मैंने कहा ना कि जब मैं अरुंधति सुजैन को देखता हूँ और जब मैं उसको किसी के पास देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि अब मामला बहुत ही गंदा होने वाला है। जी, तो एक तो साहब ये भी बताएं कि ये हमने डिस्कस कर लिया लद्दाख का, तो और कल मैंने भी बोला था और आज भी बोला है, भैया इनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट करो, पीएसए में करो, वैसे यूएसजीए इनकी में। पत्नी का क्या मामला है? लास्ट टाइम आई चेक, जब मैंने इसको अक्टूबर में प्रोग्राम किया था तो इनकी पत्नी कोई और नजर आ रही थी, अब कोई और नजर आ रही है। इसको लेकर भी बड़ा मामला है। पत्नी का मुझे पता नहीं, नहीं, इनकी पत्नी पिछली बार सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी नजर आ रही थी, अब कोई और नजर आती हैं। इनकी पत्नी को भी लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा विवाद है। पिताजी, हाँ, हम अपने व्यूअर्स को ये भी याद दिला दें कि इनके एक सेकंड पिताजी रुकिएगा, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। 1 मिनट रुकिए जी। मैंने कहा कि व्यूअर्स को ये भी याद दिला दिया जाए कि इनके पिताजी भी कांग्रेस उसमें कश्मीर सरकार में मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस में। हाँ, कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, एक एक और बात मजेदार और बात मैं देख रहा था कि जिस जमीन को कैंसिल करने की बात हो रही थी, जब इनको 2018 में पट्टा दिया गया था तो इन्होंने इस बात का अंडरटेकिंग दी थी कि हम 1 साल के अंदर किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एक्रेडिटेशन प्राप्त करेंगे, जुड़ जाएंगे वगैरह वगैरह। पर 2018 में पट्टा लेने के बाद इन्होंने 2022 तक 4 साल तक किसी यूनिवर्सिटी में आवेदन तक नहीं किया उससे जुड़ने के लिए। मतलब उनका उनका मकसद ही नहीं था, उनकी सोच ही नहीं थी। और वैसे भी जब 2011 में जनसंख्या में जब ये जनगणना हुई थी तो 2011 की जनगणना बताती है कि लद्दाख में 47% मुसलमान हो चुके थे और 40% बौद्ध। तो अब आज मान के चलें कि मुसलमानों की संख्या 50 तो क्रॉस ही कर गई है हर हालत में। तो नाउ इट हैज बिकम अ वेरी वेरी सेंसिटिव, मतलब मुझे लगता है कि इट इज अ मोर सेंसिटिव स्पॉट देन कश्मीर राइट नाउ। भाई ये तो वहाँ की देखिए, इट्स अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, वेरी वेरी स्मॉल पॉपुलेशन।
वहाँ की टोटल जो इलेक्टोरेट है, इट्स अबाउट 1.5 लाख, 1,50,000, 1,60,000। और मेरा तो हमेशा से ये आर्गुमेंट है कि भाई यू कैन नॉट डिमांड स्टेट फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 3-4 lakhs। 3-4 लाख पॉपुलेशन के लिए स्टेट्स नहीं दी जाती। अ, जब आपकी इतनी बड़ी-बड़ी मेरे पॉपुलेशन मेरे मेरे है। अपने प्रयागराज में 1 दर्जन स्टेट हो जाएगी। लेकिन एक बार फिर वापस मैं आपको ले चलता हूँ, ये आई लव मोहम्मद वाला। उसमें बता रहे हैं कि साहब कि उत्तर प्रदेश में तो इनकी बैंड बजा दी गई है योगी जी ने, और बहुत योगी जी अच्छे ने। से, बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से। देखिए, लेकिन ये बात और आप समझ लें, 8 साल से योगी आदित्यनाथ राज कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जो लोग सड़क पे उतरे, तमाशा कर रहे थे, क्या उनको नहीं मालूम था कि उनकी बैंड बजाई जाएगी? डिड दे नॉट नो? उन्हें मालूम था, उन्हें मालूम था। लेकिन वो एक है कि साहब, रसूल के इश्क में मौत भी कबूल है। तो अभी उनको इस तरह करके भड़का कर खड़ा कर दिया गया है। और आप देखें, इनको भड़काने वाले जितने हैं, ये सोशल मीडिया के लोग हैं, और ये जो अपने घरों से बैठ के जावेद अख्तर, शबाना आजमी और राणा अयूब और आरफा खानम, ये लोग जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सब भड़का रहे हैं, अपने घर से भड़का रहे हैं, अपने घर से भड़का रहे हैं। और जो मौके पे लड़ रहे हैं और जिनके घरों पे बुलडोजर चल रहा है और जो गिरफ्तार हो रहे हैं, वो कोई और लोग हैं, आप भी जानते हैं। और वो अलग बात है कि अब तो हमारे सीजीआई ने कहा कि बुलडोजर रोकना ही उनके जीवन का सबसे अप्रतिम मोमेंट था। लेकिन बुलडोजर जो हमारे सीजेआई साहब कह रहे थे कि उन्होंने बुलडोजर रोक के और बड़ी संतुष्टि प्राप्त की। रोका क्या? उनका नहीं, जो था शायद वो वो यूपी तो की बात नहीं कर रहे थे। वो तो नहीं, वो तो केवल उनके लिए था कि साहब कि वो जो आपके रेगुलर हाउसेस हैं उनके डिमोलिशन के लिए था, बाकी के लिए तो था नहीं। इल्लीगल और सरकारी ज़मीनों उनके लिए तो एग्जेम्पशन था। उसके बाद तो और तेज़ी आ गई थी। नहीं, मुझे इल्लीगल लगता है कि ए सीजीआई साहब का वो बयान पॉलिटिकल था। सोशल मीडिया पे उन्हें जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, उन्होंने उस एक बयान से अपने समर्थन में एक लॉबी खड़ी की। अच्छा। वो पॉलिटिकल भी हो गए हैं आपके हिसाब से। चलिए। अच्छा ये साहब, ये जातीय वाला क्या चक्कर है? हमने सुना साहब कि आपके यहाँ जाति बैन कर दी गई है उत्तर प्रदेश में। वो हाई कोर्ट का आदेश है, वो हाई कोर्ट का आदेश है। नहीं, लेकिन और योगी जी जो है वो बड़े शिद्दत से उसको लागू कर रहे हैं। हाँ, लागू कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। वो जो गाड़ियों में जाति लिख के, कोई ब्राह्मण लिख के चल रहा है, कोई ठाकुर लिख के चल रहा है, कोई जाट लिख के चल रहा है, कोई यादव लिख के चल रहा है। और मुझे लगता है अगर जातियां बैन करनी है तो सबसे पहले चंद्रशेखर रावण के बाहर, वो जो गांव के बाहर वो बोर्ड लगा के जिसपे वो मुंह छेंटते हुए फोटो खिंचाते हैं, जो द ग्रेट चबार का जो बोर्ड है, उसको भी हटना चाहिए। तो ये सबसे पहले शुरू हुआ था मुलायम सिंह के सेकंड टेन्योर में। मुलायम सिंह के सेकंड टेन्योर में सफाई और उसके आसपास, इटावा और उसके आसपास जो टैक्सी चालक हैं, जिनको पुलिस वाले रास्ते में परेशान करते हैं, उनको उन्होंने अपनी गाड़ियों के आगे बड़ा बड़ा यादव का बोर्ड लगाया था। तो उसके बाद पुलिस उनको छोड़ के हट जाती थी, उनको रास्ता दे देती थी, जो ये जो टैक्सी टेम्पो चलाते हैं। और भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गया था कि दैट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, ये भी बड़ा अजीब है, मेरी समझ के बाहर है कि जब फॉर्म भरना तो जाति लिखना और कहीं मत लिखना। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती है। तो आइदर यू डू अवे एससी विद एसटी दैट। एक्ट में जात लिखना, एफआईआर में मत लिखना। लेकिन देखिए देखिए देखिए, सब एक बात आप समझ रहे हैं कि मैं अक्सर, मुझे इस बात के लिए जबरदस्त निशाने पे लिया जाता है और बड़ी गालियां दी जाती हैं कि साहब आप मौके मौके पे आप न्यायपालिका की भी पैरवी करते हैं। पर हकीकत ये है कि एससी एसटी जैसा ड्रैकोनियन एक्ट, उससे अगर कहीं रिलीफ मिलती है तो अदालत से ही मिलती है, और कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। और वो अदालत से ही मिलती है साहब। अदालत में आप देखिए, एससी एसटी में वो एक लड़का अंदर जाता है, उसकी माँ मर जाती है, 20-20 साल से लोग जेल में बंद हैं, निकल के आ रहे हैं। अभी आपने देखा एक आदमी जेल के अंदर एससी एसटी एक्ट में बंद हुआ, उसका उसी के अंदर मर गया, उसके बच्चे अनाथ हो गए। ये इतना ड्रैकोनियन, एक एक परिवार से, कल मैंने ट्वीट किया, एक परिवार से, आपने शायद उसको रिट्वीट भी किया, एक परिवार से इतने मुकदमे, दर्जनों मुकदमे फाइल कर दिए गए दुनिया भर के खिलाफ। फिर आपने देखा कि अभी एक वकील साहब को तो आजीवन कारावास सुनाया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
क्योंकि उन्होंने इसको अपना पेशा बना लिया था। होता यह है कि SC/ST एक्ट में अगर किसी महिला ने अपने साथ छेड़खानी या दुराचार की एक रिपोर्ट लिखाई में दलित महिला ने, तो उसको तत्काल मुआवजा मिलता है, और जो मुआवजा मिलता है बाद में अगर अभियुक्त छूट भी जाए तो मुआवजा वापस नहीं देना पड़ता। तो वो वकील साहब ने उनसे 50-50 करके उसके बाद धुआंधार लोगों के खिलाफ FIR करके दोनों लोग मुआवजा खा रहे, तो उनको आजीवन कारावास दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये इतना ज्यादा मिसयूज हो गया ये एक्ट, और इस पे मैं देख रहा हूं कहीं रिलीफ नहीं मिलती साहब। इसके तो फेवर में मोदी जी भी खड़े नजर आए। तो फिर फाइनली ये एक केवल न्यायपालिका है जहां पे SC/ST एक्ट में फंसे हुए लोगों को रिलीफ मिल रही है। जी। तो आपके कहने का मतलब है, लेकिन साहब ये आपके राजभर और निषाद और आपके अपना दल, ये तो इसके विरोध में है कि साहब ये आप कैसे कर रहे हो, आप जाति आधारित रैलीज भी नहीं होने दोगे। नहीं, सब होगा, सब होगा, सब होगा। बेसिकली मुझको समझ में आया कि मोटा मोटा वो जो गाड़ियों पर जातियों का नाम लिखकर एक थोड़ा सा एक रंगबाजी वाला एक माहौल बन रहा था, उसको खत्म किया गया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। रंगबाजी तो साहब उत्तर प्रदेश में एक ही व्यक्ति दिखा सकता है। हाँ, आज की हालत में तो कुछ ऐसे ही है। आज तो हालात कुछ ऐसे ही हैं। मैं आपको बताऊं कि आजम खान निकल के आए, मतलब आजम खान हाँ, मैं योगी यही के पूछना 8 चाहता था, मेरा अगला प्रश्न यही था कि साहब के आजम खान के निकलने के पीछे कहा जा रहा है कि कोई किसी भी प्रकार का कोई समझौता वगैरह भी है कहीं, क्या है? नहीं, समझौता मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने उनके खिलाफ धाराएं बढ़ा दी। फिर वो धाराएं भी रामपुर कोर्ट ने क्वैश की, तब निकल पाए। मतलब सरकार तो इतनी कमिटेड थी कि वो ना निकल पाए, कि जैसे ही उनको जमानत मिली उनके ऊपर मुकदमे बढ़ा दिए गए। और वो मुकदमे जब क्वैश हुए तभी वो निकल पाए। और जाति तौर पे मतलब योगी आदित्यनाथ और आजम खान के बीच में किसी भी तरह का कोई भी पैक्ट संभव नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी ठीक है, हो सकता है कहीं कुछ हो भी मामला, लेकिन जहां तक आजम खान का सवाल है, वो तमाम जो बातें चल रही कि वो मायावती के साथ चले जाएंगे, बसपा के साथ चले जाएंगे, इससे भाजपा को फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, मायावती अपनी पार्टी में सुप्रीमो है। पहली बार अगर किसी पार्टी के नेता के लिए सुप्रीमो इस शब्द इस्तेमाल किया गया तो मायावती के लिए इस्तेमाल किया गया। सुप्रीमो एक्चुअल एकदम वो मतलब वो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती। वो दूसरी तरफ आजम खान अगर दिन में 2-4 बार बदजुबानी ना करे तो उनको खाना हजम नहीं होता। तो मतलब वो सिर्फ इसलिए कि उर्दू बोल के और बहुत मुस्कुरा कर बोल देते हैं तो उससे उनकी बदजुबानी नहीं छुप जाती। आजम खान वो आदमी हैं जिन्होंने पहले मतलब मैं मुझे याद है जब ये जल निगम के अध्यक्ष थे तो मैं उनसे आके मिला था, तो मैंने कहा था कि साहब आपको आपका नाम मैंने पहली बार सुना जब आपने भारत माता को डायन कहा था। और उन्होंने कहा आज भी कहता हूँ, और मैं सही कहता हूँ, भारत माता डायन और मुसलमानों को चुन चुन के खा रही है। उसके बाद 2015 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने फिर से भारत माता डायन का वो उठाया। जयाप्रदा के अंडर गारमेंट्स की बात करते थे, मुलायम सिंह को हिजड़ा कहते थे, जो इनके पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनको बीच सभा से मुलायम सिंह को हिजड़ा कहते थे। अखिलेश को तो सेटते ही नहीं थे। तो वो तो इस कदर बदजुबानी के शिकार हैं कि उनका मायावती से मिलने वाला नहीं। वैसे भी जो मामला जिस तरह उन्होंने डीएम रामपुर से जूते मंजवाने की बात की और डीएम रामपुर की मां को गालियां दी, तो वो तो बहुत ही बदजुबान किस्म के आदमी है, मुझे कहने में कोई भी। लेकिन आजम खान का एक मामला ऐसा था, देखिए अक्सर मैं ये बात कहता था। एक बार मुझे याद है किसी टीवी चैनल पे था, शायद न्यूज नेशन पे था, एबीपी था, किस पे था, उस पे समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता थे मनोज यादव, तो उनसे मेरी बहस हो गई। मैंने कहा देखिए आजम खान अखिलेश यादव के पैर का वो कांटा थे जिसको न्यायपालिका ने निकाल दिया। अखिलेश मस्ट बी वेरी हैप्पी। तो उन्होंने कहा हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपके ऊपर 200 मुकदमे करेंगे। तो उसको बाद में मैंने उस वीडियो को ट्वीट भी किया था। तो अच्छा, अरे हाँ भाई, तो मैं तो आपको बता रहा हूँ ना। तो अच्छा, आजम खान जब से निकले हैं, देखिए अखिलेश यादव से कहीं कोई बातचीत नहीं हुई है उनकी। लेकिन ये भी सच है कि आजम खान के नाज नखरे, आजम खान की जुबान, आजम खान का अंदाज अखिलेश यादव के अलावा कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, समाजवादी पार्टी के अलावा कोई बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। एक बात जरूर उभर के सामने आ रही है कि शायद इस बार आजम खान का चंद्रशेखर रावण से कोई पैक्ट हो जाए, क्योंकि चंद्रशेखर रावण परेशान है एक मुस्लिम नेता ढूंढने के लिए। और चंद्रशेखर रावण तो जिस प्रकार के वो आजम खान के चरणों में पड़े भी रहेंगे, उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी।
तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजम खान अभी मुझे देखिए, आजम खान टेढ़ा बेड़ा सिर्फ इसीलिए बोलते हैं कि वो अपनी लीडरशिप को ब्लैकमेल करते रहते हैं। जिंदगी भर उन्होंने मुलायम सिंह को ब्लैकमेल किया, अखिलेश को ब्लैकमेल किया, और अभी भी वही कर रहे हैं। लेकिन देखिए, और अखिलेश ने भी उनको देखिए रामपुर से उन्होंने आजम खान के विरोधी को टिकट देके जिता दिया, मोहिबुल्ला नकवी को। लेकिन वहीं पड़ोस में मुरादाबाद से उन्होंने सिटिंग एमपी एसटी हसन का टिकट काटकर आजम खान की चहेती रुचि वीरा को सांसद बना दिया। तो उन्होंने अगर उनको झटका दिया तो उन्होंने उनको एक तरह से पैम्पर भी किया। तो आजम खान का जहां तक सवाल है, एक आखिरी बात मैं इसमें जरूर जोड़ूंगा कि साहब वो दिन गए जब आजम खान और ओवैसी नेता हुआ करते थे। अब मैं इसमें 1 मिनट लूंगा जरा, और मैं इसमें आपका भी दृष्टिकोण सुनना चाहूंगा। दुबरी से जब बदरुद्दीन अजमल 10 लाख वोट, 10.5 लाख वोट से हारे थे, तो वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का ऐलान था कि हमारा बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, हम उसको हरा देंगे, क्योंकि हमारा इस समय हमें मुस्लिम नेता नहीं चाहिए, हमको भाजपा से छुट्टी पानी है, हमको भाजपा को हराना है। आप देखिए कि जिंदगी में पहली बार एमआईएम राष्ट्रीय जनता दल के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं वो वैसे कि हमको महागठबंधन में ले लो, जबकि सीमांचल का ये हाल है कि वहां के जिलों में मुसलमानों की संख्या 65% से 85% है। 5 सीट वहां पे ओवैसी ने जीती थी, पर उनको मालूम कि इस बार वो 5 सीट नहीं जीत पाएंगे। कारण मुसलमानों ने मन बना लिया कि चाहे हमको बदरुद्दीन अजमल को हराना पड़े, चाहे आजम खान को हराना पड़े, चाहे इरफान सोलंकी को हराना पड़े, चाहे इमरान मसूद को हराना पड़े, चाहे ओवैसी को हराना पड़े, हम सिर्फ उसी को वोट देंगे जो भाजपा को हरा रहा होगा। और ऐसे में वो भाजपा के खिलाफ जो सबसे ताकतवर कैंडिडेट है उसकी तरफ चल देते हैं। इसी के चलते मैंने इस बात को कई बार दोहराया है कि 2024 में, 2022 में भी अखिलेश यादव को जितना मुस्लिम वोट मिला उतना मोहम्मद अली जिन्ना को 1946 में नहीं मिला था। तो पूरा मुसलमान इस समय उन ताकतों के पीछे है, उन सीटों पर जहां पर वो भाजपा को हराने की पोजीशन रखते हैं। तो आजम खान अब नेता नहीं बचे। आजम खान अच्छा, ये पहले भी था। मुलायम सिंह यादव ने जब जयप्रदा को टिकट दिया था, आजम खान सर के बल खड़े हो गए, पर जयप्रदा को जीतने से रोक नहीं पाए, क्योंकि मुसलमानों को मालूम था कि आजम खान सिर्फ मतलब आजम खान को अपना नेता मानते, इसमें दो राय नहीं है उस इलाके के लोग, लेकिन उनको मुलायम सिंह पे ज्यादा यकीन था, क्योंकि भाई मुलायम सिंह कहता था कि मुसलमानों को कट्टा रखने का हक है, कि वो डरी हुई कौम है। तो आजम खान के कहने पे गोलियां नहीं चलती अयोध्या में, मुलायम सिंह ने चला के दिखा दी, 1 बार नहीं 2 बार। तो उनके ऊपर मुलायम सिंह कहता था अतीक अहमद गंगा मैया से ज्यादा पवित्र है, तो उनको मुलायम सिंह पे ज्यादा भरोसा था। तो आजम खान को भी ये बात समझ में आई होगी कि रामपुर में अगर मोहिबुल्ला नकवी जीत गए तो उनके इतना तो समझ में आ गया होगा कि साहब तब से अब तक गोमती में बहुत पानी बह गया। जी, इंटरेस्टिंग। और थोड़ा हमें ये भी बताएं कि आपके बगल में यानी कि बिहार में CWC की मीटिंग हुई, बताइए। ये CWC की मीटिंग पटना में क्या कर रही थी 85 साल के बाद? आपने देखा है कि पिछले 7 महीने में राहुल गांधी ने 6 बार गुजरात का दौरा किया है। आपने देखा है कांग्रेस अधिवेशन भी गुजरात में रखा गया था। अब उनके सर में सवार हो गया कि साहब हम गुजरात को, मतलब हम भाजपा की जो गढ़ है उसको, मतलब शेर की मान में जाके शेर को मार देंगे, किसी ने समझा दिया, वो गुजरात दौड़ने लगे। इसी तरह अभी जो उन्होंने मुस्लिम इलाकों का दौरा किया है और वहां राष्ट्रीय जनता दल के चलते उनको जो थोड़ी बहुत भीड़ नजर आई है, राहुल गांधी को फिर से कंफ्यूजन हो गया। और जिस समय इनकी यात्रा हुई थी उसी दौरान राष्ट्रीय जनता दल के लोग कह रहे थे कि ये जो हम लोग इनको इतना समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन बाद में इन्हीं से बात करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बाद में ये अपनी ब्लैकमेलिंग पे चले आएंगे, कंफ्यूजन के शिकार रहते हैं। पिछली बार 70 सीट लिए थे, 19 सीट जीते थे, इस बार फिर 70 मांग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अभी कल जब राहुल गांधी थे तो कल राष्ट्रीय जनता दल ने बड़ा प्रयास किया कि वो काम जो इन्होंने पूरी यात्रा में नहीं किया, अखिलेश तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मानने का, वो कम से कम आज कह दें। इन्होंने कल भी नहीं कहा। तो तेजस्वी उनको 1 दर्जन बार प्रधानमंत्री बना चुके हैं और वो उनको ख्वाबों में भी मुख्यमंत्री नहीं मान रहे हैं, किसी हालत में नहीं मान रहे हैं। तो तेजस्वी परेशान है, क्योंकि भाई पिछली बार 29 सीट लड़के एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था उसने, वाम मोर्चे ने। इस बार वो 40 सीट मांग रहा है। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि साहब हमको 60 सीट से नीचे कुछ मंजूर नहीं है और डिप्टी सीएम भी चाहिए। कांग्रेस 70 सीट।
तो अब क्या तेजस्वी यादव जो पिछली बार 144 सीट लड़े थे, वो क्या 70 ही सीट पे लड़ेंगे क्या? रही तो अब ये पूरा प्रेशर राहुल गांधी ने इस समय, आप जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग, वो भी एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी है, मतलब केवल सीडब्ल्यूसी नहीं, एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी है। उसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम राज्यों के नेता और प्रवक्ता और फलाना, मतलब पवन खेड़ा तक जैसे लोग पहुंच गए, आप समझिए ना इसको। तो सुप्रिया श्रीनेत पहुंच गई उस मीटिंग में। तो बड़ा एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी है उनको। अच्छा, उन्होंने अपनी यात्रा के बीच में भी दबाव बनाने के लिए, आपको याद होगा, स्टालिन को बुला लिया बिना ये जाने कि स्टालिन ने क्या क्या कहा बिहारियों के लिए। उसके बाद उन्होंने रेवंत रेड्डी को बुला लिया, वो आके बिहारियों को डीएनए, मजदूरी का डीएनए बता गए। तो वो राहुल गांधी अपनी झक में तेजस्वी यादव पे ऊपर दबाव बनाने लगे। उन्हें मालूम है कि अकेले लड़के जीत नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने के लिए उन्होंने, भाई सरकार तो है नहीं उनके पास कि कैबिनेट वहां बैठा दें, तो सीडब्ल्यूसी है उनकी सरकार, जहां चाहते हैं उसको बैठा देते हैं कान पकड़ के। वही हो रहा है। तो वो वैसी जो यात्रा कर रहे हैं, वो इस सीडब्ल्यूसी के रिएक्शन में है क्या? ओवैसी का भी बहुत बुरा हाल है। आपने वो वीडियो देखा कि नहीं? मैंने एक पोस्ट किया था जिसमें एमआईएम वाले लालू यादव के दरवाजे पे ढोल बजा रहे थे कि लालू यादव हमको गठबंधन में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। ऐसा तो मैंने कभी गठबंधन में, किसी भी गठबंधन में, किसी भी नेता का, किसी भी दल का इतना आग्रह तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं कि आप गठबंधन के नेता के दरवाजे पे पहुंच के ढोल बजाने लगे। तो ओवैसी परेशान है। ओवैसी इसलिए परेशान है क्योंकि पिछली बार सीमांचल में जिस तरह के उन्होंने रिपोर्ट दिया है, वो अलग बात है कि उनके 5 में से 4 आदमियों को तेजस्वी तोड़कर ले गए, लेकिन ये सब जानते हैं कि सीमांचल में मुस्लिम जनसंख्या कितनी ज्यादा है। अगर वहां पे इस बार मुसलमानों ने उनको वोट नहीं दिया, तो ओवैसी का जो वो 2 ही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मुसलमानों का सोल स्पोक्समैन बताया। एक बार जिन्ना ने बताया, तब ओवैसी बताते हैं। तो उनका वो सोल स्पोक्समैन की जो छवि है, उस पर बट्टा लग जाएगा। ओह यस, ये तो दिक्कत है। अभी तो वो उन्होंने बड़ा ट्राई किया यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अपने पैर जमाने का, लेकिन मामला बैठ नहीं पाया जरा सा भी। नहीं, यहाँ तो कह रहे थे, उत्तर प्रदेश में तो आए थे तो कह रहे थे, पत्रकारों से कह रहे थे कि जब मैं उत्तर प्रदेश में आता हूँ तो मुझे जैसा स्वागत मिलता है, मुझे देश में कहीं नहीं मिलता। कहें, लेकिन मुझसे लोग आके कहते हैं, ओवैसी भाई, हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं, खून दे सकते हैं, बस वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो वोट हम उसी को देंगे जो भाजपा को हरा सके। लेकिन हाँ, जो अभी मैं देख रहा था, ये जो एक कांड हुआ मिर्जापुर में, उसको देखते हुए तो लगता है कि साहब कि यहाँ तो अब ये क्रिस्तानों ने भी खेल चालू कर दिया है, जिसमें देवी माँ को गालियाँ वालियाँ दी गई, और जब वो पकड़ा गया तो पता चला कि साहब की बहुत गहरी जड़ें जमी हुई हैं। सरोज करके एक युवती है और उसका पति है समबिंद, और जब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने मोटी मोटी 2 बातें बताई। एक तो उन्होंने ये बताया कि वो बहुत पहले ही ईसाई धर्म कबूल कर चुके हैं, वो ना हिंदू है ना बौद्ध। और दूसरे उन्होंने वो बताया, किसी एक यादव का नाम लिया कि साहब राजवीर यादव। वो राजवीर यादव, कि वो हमें पैसे देके इस तरह की वीडियो बनवाता था, इसीलिए हम हर वीडियो में पीडीए का नारा जरूर लगाते थे। अब राजवीर यादव, एक संयोग की बात है कि जौनपुर में लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष भी हैं, और ये तो लोग उनसे भी जोड़ के देख रहे हैं। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक कोई सिद्धार्थ यादव का भी नाम आ रहा है। मैंने आज से करीब 10 दिन पहले या 5 दिन पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें मैंने कहा था कि ये जिन वीडियो में भगवती को गाली देती, उसी वीडियो में पीडीए का नारा भी लगाती हर बार। इस पे भी गौर किया जाना चाहिए। तो अब ये अपना ठीक है, अभी समाजवादी पार्टी स्टालिन की भाषा बोलना चाहती है, लेकिन अपने मुंह से नहीं, तो उसके लिए वो इसको आउटसोर्स करती है। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य से कहलवाती है, सनातन पे हमला करवाती है, तो कभी सरोज जैसे लोग, अभी किसी को, कभी किसी को। जहां तक अखिलेश की बात है, वो अपने आप को केवल मठ और बाबाओं तक सीमित रखते हैं गाली गलौज के लिए। अच्छा, नाम नहीं लेते किसी का। नहीं नहीं, तो योगी तक अपने को अटैक करते रहते हैं। मठ, कभी कहते नहीं कि वो मठ और माफिया में कोई अंतर नहीं है, गेरुआ पहनने से कोई बाबा नहीं हो जाता, वगैरह वगैरह। और आपने तो देखा, अनिरुद्धाचार्य को भी बेइज्जत किया उन्होंने।
बुद्धाचार्य को तो क्या बेइज्जत किया, खुद ही बेइज्जत हुए थे उस मामले में तो पूरी तरह से। हाँ, मुझे तो समझ भी नहीं आता, उन लोगों को बात ही नहीं करना है। दूसरी बात, आपने देखा कुंभ पे कितना वो प्रहार करते रहे, और खुद तो नहीं बोलते थे पर उनके सांसद और उनके विधायक खुल के कहते थे कुंभ में नहाने से मर जाओगे। वो अलग बात है कि अखिलेश खुद नहा के गए थे। खुद गए थे, पता नहीं क्या। और कल जो है वो राहुल गांधी ने कोई पत्र भी जारी किया है, कोई उसमें तेजस्वी भी खड़े हुए हैं, देख रहा हूँ। एक हाथ से खड़गे उठाए हुए हैं और दो दो हाथ से ये उठाए हुए हैं। सुबेरे सीडब्ल्यूसी की बैठक थी और शाम को ताज होटल में समाजवादी सम्मेलन हो रहा था अति पिछड़ों के लिए। ये भी मेरे बड़ी कमाल की बात है साहब। बस आप सोचें, ये लखनऊ में भी हुआ तो भी मैंने कहा था कि समाजवादी सम्मेलन होते हैं, अति पिछड़ों की बात होती है। ताज होटल, मतलब आप सोचें इस तरह के होटल्स में होता है। तो उसमें उन्होंने अपना एक लंबा चौड़ा, अच्छा वो कह रहे थे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। पता नहीं, सरकार में तो आप कभी रहे नहीं, कब आपने क्या कर दिया। लेकिन तेजस्वी कल वहाँ इस उम्मीद में गए थे, उन्हें लग रहा था कि फाइनली आज शायद राहुल गांधी उनको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर दें, पर ये नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आता है, जो आदमी जो है वो पूरी तरह से एक, जिसके बिना कांग्रेस जो है एक बार लड़ी थी, 4 सीट पाई थी, वो इस तरह से अपने लिए वैलिडेशन ढूंढता फिरता है। अब लालू वाली बात नहीं है इस बेटे में। नहीं, लालू वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और जहां तक देखें ना, इस समय तेजस्वी भी चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आपने एक चीज नोटिस किया कि जब से ये रोहिणी आचार्य वाला विवाद सामने आया है, और जब से रोहिणी यादव ने लालू यादव तक को अनफॉलो कर दिया है, मत परेशान करो भाई, उसको रहने दो, नहीं खा रहा है तो रहने दो। तो जब रहने दो बेटा, उसको जाने दो। तो मेरे कमरे में एक कुत्ता भी रहता है, आपको मालूम है। तो वो उसने भौंकना शुरू कर दिया। तो जब से रोहिणी आचार्य वाला मसला सामने आया है, तब से लालू यादव भी एकदम खामोश हैं, राबड़ी देवी भी एकदम खामोश हैं, मीसा भारती जिनको माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य के गुब्बारे में हवा वही भरती रहती हैं, वो भी खामोश हैं। और तेज प्रताप तो खुलकर आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव अपने परिवार में घिरे हुए। मैं नहीं कह रहा हूं इसका कोई बहुत नुकसान होने वाला है, मैं नहीं मानता, क्योंकि वोटर को तो जो जो तेजस्वी का वोटर है वो तेजस्वी के साथ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा एक हौसला आदमी का गिरता है कि एक संजय यादव को छोड़कर बाकी पूरा खानदान इस समय तेजस्वी से कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए है। लालू यादव खुद भी कुछ नहीं बोल रहे, एकदम खामोश हैं। और तमाम लोगों का कहना है कि लालू यादव का हाल इस समय वही है जो अपने अंतिम दिनों में मुलायम सिंह यादव का था, जिसके चलते हुए उनको शाहजहां की पदवी दी गई थी पत्रकारों द्वारा। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। तो अब थोड़ा सा वापस आते हैं उत्तर प्रदेश पे। जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा भारी आयोजन चल रहा है, एक ट्रेड फेयर चल रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर नोएडा में। तो ये वही हमारे योगी जी की शोबाजी है या इसमें कुछ दम भी है? देखिए, ट्रेड फेयर वगैरह सब लोग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कह दीजिए शोबाजी है, कोई और कह देगा दम है, इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। मेरा मानना है आंकड़े देखें। आंकड़े ये कहते हैं कि आज से 8 साल पहले हमारे प्रदेश को बीमारू, इसके लिए पूरा एक्रोनिम बना था, हमको बीमारू राज्य बताया जाता था। हमारे राज्य को और आपके राज्य को सबको मिलाकर बीमारू एक पूरा बनाया गया था। वो बीमारू राज्य आज देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। आंकड़े सामने है, बाकी फैसला लोग खुद कर लें। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सबको मालूम ही है। और अगर अर्थव्यवस्था के मामले से हम बीमारू से सीधे सेकंड स्पॉट पे पहुंच गए, वो भी विदाउट बीइंग अ पोर्ट सिटी। हम कोई पोर्ट सिटी नहीं है, हमारे पास कोई समुद्र का एक्सेस नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप देखें हम कहां तक पहुंच गए। ये छोटी बात तो नहीं है सर। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की नीतियां हमारे अखिलेश बाबू लगे हुए हैं इम्प्लीमेंट करने में, अगर बिहार का चुनाव इनके मनमाफिक नहीं आया तो इनकी कैंपेन को भी धक्का लगेगा। अब देखें, अखिलेश हो या तेजस्वी, ये दोनों राहुल गांधी नहीं है।
ये दोनों अगर एक एक चुनाव और हारते हैं तो इनके राजनीतिक अस्तित्व पे अब हो जाएगा खतरा। राहुल गांधी नहीं कि 90 चुनाव 100 चुनाव हार के भी देश की युवा उम्मीद बने रहे। तो अब अगर अखिलेश 2027 हारते हैं और तेजस्वी 2025 हारते हैं तो दे आर इन बिग बिग ट्रबल। आई टेल मैं मेरा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा हूँ कि यदि तेजस्वी 2025 हार जाते हैं तो क्या अखिलेश की प्रोस्पेक्ट्स भी अफेक्ट होंगी? ये एक मॉरल वाली बात होती है, क्योंकि दोनों का एक कॉमन वोट बैंक है जो उनका सबसे बड़ा बेस है यादव। और सबसे बड़ी बात जो एक मुस्लिम वोट है वो भी कभी कभी जैसे 2022 2024 हर तरह लगा। और आप यकीन माने अगर 2024 में अखिलेश यादव को इतनी सफलता नहीं मिली होती तो बड़ी दिक्कत हो जाती, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक में भी एक सेकंड थॉट आ रहा था कि साहब हम इनको इतना सपोर्ट करते हैं और इनसे सिर्फ एक उम्मीद रखते हैं, हम इनको पैसा दे रहे हैं, हम इनको सपोर्ट दे रहे हैं, हम इनको सब कुछ दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, इनसे सिर्फ एक तवक्को है हमारी कि भाजपा को रोको। तुम नहीं रोक पा रहे हो, तुम 14 में नहीं रोक पाए, 17 में नहीं रोक पाए, 19 में नहीं रोक पाए, 22 में नहीं रोक पाए। अगर 24 में इनको रिलेटिव सक्सेस नहीं मिली होती तो बहुत दिक्कत आ जाती। 24 के बाद तो फिर लगातार झटके हो गए ना हरियाणा में, नहीं, वो महाराष्ट्र में। उपचुनाव में तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उपचुनाव में तो झटके हुए हैं, लेकिन 2027 का चुनाव अखिलेश यादव के लिए बहुत मेक और ब्रेक है चुनाव है, इसको आप मानकर चलें। तो उसके बाद फिर मायावती का रिवाइवल होगा क्या? मायावती का अगर स्वास्थ्य ठीक होता तो रिवाइवल अब तक हो गया होता, लेकिन बड़े नेताओं के स्वास्थ्य पर बहुत टिप्पणियां नहीं होती। मायावती का कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं जारी हुआ है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर वो बहुत स्वस्थ होती तो शायद बेहतर एक्टिव होती। जी, आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।